गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एमए फाइनल की ऑप्शनल पेपर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारतीय बैंक के संदर्भ में आज का टॉपिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों और किन उद्देश्यों को लेकर किया गया। हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल में बैंकिंग व्यवस्था का 90% भाग निजी हाथों में था। देशी महाजन, साहूकार, व्यापारी मुख्य रूप से प्रमुख ऋणदाता थे। संस्थागत ढांचे का अभाव था, जिससे आम जन को वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी, और यदि आम जन वित्तीय सुविधा या उधार देशी महाजन, साहूकार या व्यापारी से लेता था तो वह बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर दिया जाता था। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया, क्योंकि वह ऋणग्रस्तता के जाल में फंसता चला गया, क्योंकि उसको चुकाने के लिए उसके पास मजबूत आय स्रोत नहीं था। अधिकांशतः भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषक अर्थव्यवस्था शुरू से ही रही है, इसलिए यह ऋणग्रस्तता और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि कृषि तो मानसून का जुआ है। मानसून सही होने पर, अच्छा होने पर अच्छी उपज पैदा हो जाती है, लेकिन यदि मानसून नहीं आता है, फसल के अनुरूप मानसून नहीं रहता है, तो फसल नष्ट हो जाती है या पैदा ही नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में यह जान लें कि आज़ादी से पहले अधिकांश बैंकिंग व्यवस्था निजी हाथों में थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मुक्त उद्यम प्रणाली में व्यापारिक बैंक अन्य व्यावसायिक फर्मों की भांति निजी लाभ के आधार पर कार्य करती है तथा उन व्यावसायिक फर्मों को ऋण देती है जिनमें उनके प्रबंधकों के हित हो। इसके परिणाम स्वरूप एकाधिकार और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है तथा प्राथमिक क्षेत्रों या उद्यमों को समुचित ऋण नहीं मिल पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की घोषणा की और दो प्रकार की व्यवस्थाएं की। पहला, सलाहकार संगठन के रूप में राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की। दूसरा, आवश्यक बैंकिंग अधिनियम बनाए गए। अब बैंकों पर दो व्यवस्थाएं की गई सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से, लेकिन यह दोनों ही व्यवस्थाएं अल्पकालिक सिद्ध हुई और सरकार को लगा कि बैंकिंग व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रबंधन अधिकार सरकार के हाथों में चले जाना या सरकार के पास आ जाना, निजी क्षेत्र से राष्ट्र की ओर, निजी क्षेत्र से सरकारी संपत्ति का बन जाना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। इसीलिए 19 जुलाई 1969 को 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये बैंक कौन से थे? ये बैंक वो थे जिनके पास 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक की जमा राशि थी। यह एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन जैसा हमने बताया, राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग व्यवस्था निजी उद्योगपतियों
व्यापारियों के हित में ही काम करती थी, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने स्वार्थों के कारण इस राष्ट्रीयकरण की आलोचना भी की। इस राष्ट्रीयकरण के विभिन्न उद्देश्य रहे हैं, या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विभिन्न उद्देश्य हैं। जैसा पहला, गैर बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्रों को उदार साख उपलब्ध कराना। तीसरा, बैंकों पर से कुछ ही लोगों का नियंत्रण समाप्त करना। चौथा, बैंक प्रबंध में सुधार करना। ये मुख्य रूप से 4 उद्देश्य, अन्य उद्देश्य भी थे जो गौण उद्देश्य थे। प्राथमिक उद्देश्य ये थे। पहला, गैर बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना। जैसा कि हमें ज्ञात है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व अधिकांश बैंकिंग व्यवस्थाएं शहरी क्षेत्रों में थी, और वह भी निजी हाथों में। ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जहां आमजन निवास करता है, वहां बैंकिंग सुविधाएं नगण्य थी या पूर्णतः अभाव था। ऐसे क्षेत्र जहां बैंकिंग व्यवस्थाएं नहीं है, बैंक नहीं है, संस्थागत ढांचा नहीं है, वो गैर बैंकिंग क्षेत्र कहलाते हैं। इन गैर बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण से बैंक की स्थापना कैसे होगी? यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो सारे बैंकिंग व्यवस्था का प्रबंधन, नियंत्रण, नियमन सरकार के हाथ में आ जाता है। सरकार के हाथ में नियमन एवं नियंत्रण आ जाने से सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में या गैर बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की गई, ताकि आमजन और बैंकों के मध्य लेन देन प्रारंभ हो सके। दूसरा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य रहा प्राथमिक क्षेत्रों को उदार साख उपलब्ध कराना। जैसा कि बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऊंची दरों पर देशी महाजन, साहूकार आदि के द्वारा आमजन को, किसान को, गरीब को ऋण दिया जाता था। ऊंचे ब्याज दर पर ऋणों को चुकाना इनके सामर्थ्य में नहीं रहा, क्योंकि उनका आय का स्रोत भी सीमित था। अब उदार साख का तात्पर्य है कम ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराना। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि हमारा कृषि क्षेत्र को कम ब्याज दर पर साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया। तीसरा, बैंकों पर से कुछ ही लोगों के केंद्रीयकरण को या नियंत्रण को हटाना था। बैंकों पर अधिकांशतः कुछ ही लोगों का नियंत्रण था, या हम कहें बड़े बड़े उद्योगपतियों का नियंत्रण था, जो कुल जनसंख्या का एक बहुत सीमित भाग था कि और वे उद्योगपति, व्यापारी, साहूकार ही बैंकिंग व्यवस्था को राष्ट्रीयकरण से पूर्व चलाते थे। अब इस नियंत्रण को समाप्त कर सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ताकि बैंकिंग व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो सके और केंद्रीयकरण के दोषों को दूर किया जा सके। चौथा, बैंक प्रबंध में सुधार करना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों के प्रबंधक बड़े उद्योगपति रहते थे। वे अपनी मनमर्जी करते थे, अपने निहित स्वार्थों के लिए नीतियां बना लेते थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के द्वारा बैंक प्रबंधन में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना या बैंक प्रबंधन में सुधार करने के लिए ही